मैं करंटली एमबीबीएस कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। मेरा स्कोर नीट में 690 था, जिसमें बायो और केमिस्ट्री में फुल स्कोर था, यानी 360 आउट ऑफ 360 बायो में था और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 था। तो इस वीडियो में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हर लाइन पर फोकस करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते होंगे हर लाइन में मैं आपको बताता चलूँगा, है ना। और एक भी क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज़ का या नीट का या पीवाईक्यूज़ का नहीं होगा जो कि आपको इस वीडियो के बाद ना कर पाएँ आप। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब साइंटिस्ट ने ये ग्रुप्स बनाए थे। अब अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और ये ग्रुप्स का सिस्टम जो है ये चेंज होता गया। तो यही हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ने साइंटिस्ट के इस ग्रुप में, और लास्ट में हम फाइनल विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली लाइन में स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे सिविलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ तो कई सारे अटेम्प्ट्स साइंटिस्ट ने लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, यानी कि ग्रुप्स में बांटने में। It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our use. ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि पहले से ही साइंटिफिक बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया हो, बल्कि हमने क्या करा था, अपनी नीड्स के हिसाब पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना स्टार्ट करा था। हमें फूड के हिसाब से कर दिया, शेल्टर के हिसाब से कर दिया, क्लोथ्स के हिसाब से कर दिया। इस बेसिस पे हमने क्लासिफाई करना स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल जो थे, है ना, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। साइंटिफिक बेसिस जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था सबसे पहले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या करा था, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो अपीयर होते हैं, जो हम आंखों से देख सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को यूज़ करा था क्लासीफाई करने के लिए प्लांट्स को, है ना। प्लांट्स को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। जो सबसे बड़े प्लांट्स हैं उनको ट्रीज़ में, उससे छोटे श्रब्स और सबसे छोटे श्रब्स, यानी कि उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करा था, ट्रीज़ में, श्रब्स में और हर्ब्स में। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने क्या करा, एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा। दोज विच हैड रेड ब्लड, जिन पे रेड ब्लड था उनको एक ग्रुप में डाल दिया, एंड दोज दैट डिड नॉट, और जिन पे रेड ब्लड नहीं था उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया। यानी कि प्लांट्स को उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड करा है, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड करा है, रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड में। ठीक है, अब एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन में इतना ही पढ़ना था। उसके बाद आए लीनियस, है ना। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो लीनियस ने क्या करा था, इन्होंने 2 किंगडम बना दिए थे, एक प्लांट का और एक एनिमल का। किंगडम का मतलब ग्रुप्स, है ना। एक प्लांट का ग्रुप बना दिया और एक एनिमल्स का ग्रुप बना दिया। अब जिन ऑर्गेनिज्म पे सेल वॉल थी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको पता अभी आगे पढ़ेंगे, फंजाई पे भी सेल वॉल होती है ना, तो उनको भी इन्होंने प्लांट में डाल दिया। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेल वॉल है तो उन्होंने प्लांट के अंदर डाल दिया, और जिन पर सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। ठीक है, इन्होंने यही क्राइटेरिया यूज़ करा था। पर लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए ये आगे नहीं चला। क्या प्रॉब्लम्स थी वो एनसीईआरटी ने हमें आगे बताया है।
ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी देखते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये सिस्टम जो था डिस्टिंग्विश नहीं करता था, यानी कि अलग अलग नहीं करता था यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। क्यों नहीं करता था? क्योंकि सिर्फ एक क्राइटेरिया था जिस बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई करा, वो कौन सा था कि सेल वॉल है या नहीं, है ना। ये बेसिस तो था ही नहीं कि यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है ना। तो यूकैरियोट्स भी उसमें आ गए थे प्लांट्स में, प्रोकैरियोट्स भी आ गए थे, है ना। एनिमेलिया में भी यूकैरियोट्स भी आ गए थे, प्रोकैरियोट्स भी आ गए थे। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नहीं हो पा रहे थे। प्लांटियम में भी यूनिसेलुलर भी मल्टीसेलुलर भी थे, एनिमेलिया में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर थे, तो इनको भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए वो। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। मैंने बताया था फंजाई पे भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स पे तो सेल वॉल होती है। तो इन्होंने जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स थे, ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे अभी हम, है ना। फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स थे उनको भी एक ही ग्रुप में डाल दिया प्लांटी में, और फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक, जो कि खुद बनाते हैं खाना, खुद नहीं बनाते हैं खाना, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको भी इन्होंने प्लांटी के अंदर डाल दिया। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं उनको भी ये प्लांटी के अंदर डाल दिया, नॉन फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं वो भी प्लांटी के अंदर आ गए। तो इस बेसिस पे भी उन्होंने क्लासीफाई नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। जो इन्होंने क्लासीफाई करा था लिनियस ने, वो जो था क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इजीली डन कर दिया था, बहुत आराम से कर दिया था, बहुत इजी था वो। यही तो था कि प्लांट में ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है तो प्लांट ही में डाल दिया, नहीं है तो एनिमल, बहुत इजी था, है ना, समझना भी आसान था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं मिलते थे, है ना, ये प्रॉब्लम आ रही थी। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडुकेट। फिर हुआ क्या? ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन ये काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये इनएडुकेट, ज़्यादा फायदेमंद नहीं हुआ, ठीक है। बिसाइड द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब अपीयरेंस, देखने में कैसा दिखता है, तो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अपीयरेंस के बेसिस पे ही हम कर दें, इसके अलावा अब ये हमें फील हुआ कि हम कुछ अलग कैरेक्टर्स को भी हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करें। जैसे कौन से? सेल स्ट्रक्चर, कि सेल कैसा है ना, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। प्रोकैरियोट में अलग ग्रुप में डालें, यूकैरियोट को अलग ग्रुप में डालें, ठीक है। उनकी सेल वॉल कैसी है ना, वॉल कैसी है, काय की बनी है, काइटिन की बनी है, सेलुलोज की बनी है। फंजाई की काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट की सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो काइटिन वालों को अलग रखें, सेलुलोज वालों को अलग रखें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे खा रहे हैं, है ना। जैसे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है ना। जो हम एनिमल्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है, यानी कि खाना वो अपनी बॉडी के अंदर जाकर पचाते हैं। जबकि फंजाई जो होती है वो खाना किस तरीके से पचाती है? जहाँ पर खाना रखा है वो अपने एंजाइम्स अपने बाहर निकालेगी और वो खाना बाहर ही पच जाएगा, उसके बाद वो खाना अंदर ले लेगी। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी, हैबिटाट के बेसिस पे, कहाँ पर रहते हैं वो, है ना। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इस बेसिस पे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि उनके पूर्वज कौन है, इस बेसिस पे, ठीक है, एट्सेट्रा। तो अलग फीचर्स भी, अलग कैरेक्टर्स भी हमें यूज़ करने होंगे क्लासिफाई करने के लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया है। दो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे वो हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी कि किसी का भी क्लासिफिकेशन आ गया हो, प्लांट और एनिमल किंगडम हमेशा रहे हैं, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। ये कह रहे हैं कि कौन किस ग्रुप में कौन ऑर्गेनिज्म रहेगा, ये हमेशा चेंज होता रहा है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरगोन डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। ये कह रहे हैं कि नेचर और
कि समझना उनको, है ना। नेचर वगैरह जो किंगडम्स का था वो साइंटिस्ट के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होता गया, यानी कि पहले प्रोटिस्टा में कौन सा ऑर्गेनिज्म थे वो अलग था। पहले प्लांटी की अगर हम एग्जांपल ले लें जिसका चल रहा है ना, प्लांटी में पहले क्या नेचर था कि सेल वॉल है तो प्लांटी में आ गया, लेकिन बाद में अब ये भी डाल दिया कि सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी हुई होनी चाहिए जब भी प्लांटी में आए। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगी ये वाली बात, है ना। तो ये तो चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है। अब ये एक टेबल दी रखी है इन्होंने, टेबल क्या दी रखी है, इम्पॉर्टेंट है, उतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया रखा है सेल टाइप, कि सेल किसका बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, है ना। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। थोड़ा सा पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये जो मोनेरा है, ये मोनेरा में सेल टाइप जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आपको पता होगा। तो मोनेरा जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया आते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल जिसका होता है वो मोनेरा के अंदर आता है। अब प्रोकैरियोट है तो यूनिसेलुलर भी होगा, है ना। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो है मोनेरा के अंदर आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। यानी कि ये मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर है, ठीक है। जबकि ये तीनों किंगडम जो है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में जो सेल टाइप होगा वो यूकैरियोटिक होगा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होगा। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में नॉन सेलुलोलिक सेल वॉल होती है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई होती है ना। जबकि प्रोटिस्टा में किसी में होगी किसी में नहीं होगी। अगर फंजाई में सेल वॉल होगी, वैसे सब में होती है ना, फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, आपको पता होगा, है ना। 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं ये वाली बात। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना। न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। मोनेरा तो सेल टाइप प्रोकैरियोट है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। जबकि और सब ऑर्गेनिज्म जो है उसमें यूकैरियोटिक सेल है तो सब में न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम तो मोनेरा में सेलुलर होगा, सेलुलर यानी कि सिंगल सेल प्रेजेंट होगा सिर्फ। प्रोटिस्टा में भी मैंने बताया था यूनिसेलुलर होते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। ये दोनों ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे। तो मोनेरा में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, और प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है यानी यूनिसेलुलर है। जबकि फंजाई की बात करें अगर हम तो मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू। मल्टी सेलुलर काफ़ी टाइम टिश्यू में नहीं बने हुए होते, कभी कभी थोड़े बहुत टिश्यू भी दिख जाते हैं इसमें, है ना, फंजाई के अंदर, ठीक है। जबकि प्लांटी में टिश्यू भी होगा और ऑर्गन भी होगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता प्लांटी में, याद रखिएगा, ठीक है। एनिमेलिया के अंदर टिश्यू भी होंगे, ऑर्गन्स भी होंगे, ऑर्गन सिस्टम भी होगा, ठीक है। ये वाली बात पता होगी आपको कि सेल होता है सबसे पहले, कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कुछ कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिर्फ बोल कर बताऊँगा तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और अगर एक बार में ना सुन पाए तो वीडियो बैक करिएगा और दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया था, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई करा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है ना, ऑटोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि वो खाना खुद बनाए। अब खाना खुद बना रहे हैं वो केमिकल्स के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर केमिकल्स के थ्रू बना रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक कहलाएंगे, और अगर लाइट यूज़ करके वो खाना खुद बना रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक कहलाएंगे। इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक में दो आ गए, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। अब वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं वो। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है,
जैसे कि प्लांट पे डिपेंड हो सकते हैं, एनिमल पे डिपेंड हो सकते हैं, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड है, तो हेट्रोट्रॉफिक कहलाएंगे। अब ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक वही मैंने बताया था कि एंजाइम्स बाहर निकाल कर फूड को पचा रहे हैं, बॉडी के बाहर फूड को पचा रहे हैं, तो वो सैप्रोफिटिक कहलाते हैं। पैरासिटिक यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा हो और वो उससे फीड कर रहा हो, जैसे कि लाइस, हमारे हेयर में लाइस होती है, तो वो भी एक पैरासिटिक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा की बात करें अगर हम, तो प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक होगा, है ना, इसमें कीमोसिंथेटिक एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है इसमें। तो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। जबकि फंजाई किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक होगा सिर्फ, यहाँ पर कहीं भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, और हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक होगा। पैरासिटिक भी हो सकता है, होलोजोइक नहीं है, ठीक है। प्लांटी के अंदर सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होगा, वो भी फोटोसिंथेटिक, क्योंकि केमिकल्स को यूज़ करके यहाँ पर नहीं बना सकते, कीमोसिंथेटिक नहीं है, कीमोसिंथेटिक में लाइट यूज़ नहीं होती, केमिकल्स यूज़ होते हैं ना। और एनिमेलिया के अंदर अगर बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ये भी ऑटोट्रॉफिक कभी नहीं होते। हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक यानी कि अपने अंदर फूड को लेकर किसी कैविटी में या फिर बॉडी के अंदर फूड को पचाते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक का मतलब मैं बता चुका हूँ, अगर भूल गए तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लिए, ठीक है। तो ये टेबल की बात हो गई। अब बात आती है RH विट्टिकर क्लासिफिकेशन की। देखिए सबसे पहली लाइन, ये RH विट्टिकर सबसे पूछते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो RH विट्टिकर ने दिया। किस ईयर में दिया, 1969 में दिया। 2 क्वेश्चन ये हर जगह मिल जाएंगे आपको। इन्होंने प्रपोज करा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, कौन कौन से, अभी जो हमने टेबल में पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। The main criteria for classification used by him include cell structure, कौन क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ करा था इन्होंने, है ना। सेल स्ट्रक्चर यूज़ करा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, कहाँ तक क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, ये सब यूज़ करा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हमने टेबल में ये सारी चीज़ें देख ली हैं। न्यूट्रिशन कैसा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ना ये, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, है ना। रिप्रोडक्शन में मतलब जैसे कि यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, ये भी आ जाएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन में इस बेसिस पे भी क्लासीफाई करा था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि किस तरीके से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उनकी, यानी कि उनके पूर्वज कितने मिलते जुलते हैं उनसे, है ना। उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके पूर्वज, उनके जो दादा परदादा और उनके जो पुराने ऑर्गेनिज्म बीते हैं, उनसे वो कैसे मिलते जुलते हैं, है ना। जितने ज़्यादा कैरेक्टर सेम होंगे यानी कि उनके कहीं ना कहीं पूर्वज मिले हैं, है ना। जैसे कि चिंपैंजी और ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पर हमारे और चिंपैंजी के जो पूर्वज होंगे वो सेम होंगे, है ना। इसी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये सारी चीज़ें कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ 5 किंगडम, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विट्टिकर साहब ने दिया था, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ दिया रखा है, ज़्यादा एलोब्रेट नहीं करा है। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड द 5 किंगडम मोरेरा इंटू 2 डोमेन्स। तो 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम में क्या करा था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक तो प्रोकैरियोट्स, है ना, और एक यूकैरियोट्स, ये बात पता है। अब इसमें क्या करा था, जो प्रोकैरियोट है ना, जो मोनेरा है, ऐसे भी कह सकते हैं ना, मोनेरा, जो मोनेरा है, मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स है ना, और यूकैरियोट्स में सारे आ गए। जो मोनेरा है उसको 2 ग्रुप्स में और डिवाइड कर दिया। तो उन ग्रुप्स और यूकैरियोट यानी कि जो ये 4 किंगडम बचे, ये जो 4 किंगडम बचे कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, है ना, और एनिमेलिया, ये जो 4 सिस्टम बचे, इनको
यूकैरियोट्स में डाल दिया, एक डोमेन के अंदर डाल दिया, एक ग्रुप के अंदर डाल दिया ना, तो ये एक ये हो गया, ये हो गया, तीन, ये तीन डोमेन बन गए। तीन डोमेन कैसे बने? जितने भी ये मोनेरा थे उनको दो ग्रुप में बांट दिया, वन डोमेन और सेकंड डोमेन, और जितने भी बचे मोनेरा के अलावा जितने भी बचे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटिया, इन सब को एक अलग ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से तीन डोमेन बन गए, तीन ग्रुप्स बन गए, मोनेरा के दो और मोनेरा के अलावा जो चार किंगडम है उनका एक। तो इस तरीके से ये तीन किंगडम, थ्री डोमेन सिस्टम बन गया। लिविंग, यही कह रहे हैं कि किंगडम मोनेरा को इन्होंने दो डोमेन्स में बांट दिया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट्स किंगडम इन द थर्ड डोमेन। जितने भी अब यूकैरियोट बचे उनको एक डोमेन के अंदर डाल दिया। देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, इस तरीके से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। कैसे? क्योंकि पांच किंगडम तो बने हुए ही हैं, मोनेरा को और हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो मोनेरा के दो ग्रुप और चार अलग से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरीके से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। अब इसके बारे में हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो हायर क्लासेस के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को और अच्छे से समझेंगे, और हाँ ना, ठीक, और अच्छे से समझेंगे, वही कह रहे हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, मतलब अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कुछ टर्म शायद समझ में ना आ रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएंगे। तो जितने भी ये ऑर्गेनिज्म मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब को प्लांट के अंदर रख दिया था। देखिए, फंजाई भी आ गया जबकि प्लांट नहीं है, मॉसेस तो प्लांट ही है ना, फर्न्स भी प्लांट ही में अभी भी है, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट ही में, एंजियोस्पर्म भी प्लांट ही है, जबकि बैक्टीरिया भी प्लांट ही में नहीं है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इस टाइम मोनेरा में है ना। तो बैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, फंजाई हुआ, जबकि ये प्लांटी में अब वाले क्लासिफिकेशन में नहीं है, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। यहाँ से जो बात स्टार्ट करी है ना, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, विट्टेकर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स देख रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इन सब ऑर्गेनिजम्स को भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, लीनियस वाले क्लासिफिकेशन में प्लांटी के अंदर रख दिया, प्लांट्स के साथ रख दिया ना। The character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their walls। मैंने बताया था लीनियस ने किस बेसिस पे क्लासीफाई करा था कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है उनको प्लांट के अंदर डाल दिया था। यही वाली बात करी कि कैसे यूनिफाइड हो रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म, कि इनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सब ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर वॉल्स। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर्स। इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम यह है कि जो वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स थे वो भी एक ही जगह रख दिए गए, जिनमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स अलग अलग हैं उनको भी एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया, एक साथ रख दिया। इट ब्रॉट टुगेदर, अब ये बता रहे हैं कि किस किस को एक साथ रख दिया जबकि नहीं रखना चाहिए था। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों को यूकैरियोट के साथ रख दिया। प्लांटी में हमने यहाँ पर एंजियोस्पर्म भी रखा, जिम्नोस्पर्म भी रखा, है ना। तो इन सब को हमने एक ही साथ रख दिया, जबकि इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं ना, बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं, ब्लू ग्रीन मोनेरा के अंदर आती है। तो इसको भी हमने एंजियोस्पर्म जो कि यूकैरियोट है, जिम्नोस्पर्म पूरी प्लांट किंगडम इस टाइम का यूकैरियोट है, तो उसके साथ हमने रख दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टी सेलुलर वंस, जैसे कि क्लैमिडोमोनाज, स्पायरोगैरा प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। इन्होंने ये कह रहे हैं कि
इससे ये भी दिक्कत आई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह रख दिया। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जैसे कि क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है क्लैमिडोमोनास को, और स्पायरोगैरा क्या है? स्पायरोगैरा मल्टी सेलुलर एल्गी है। इन दोनों को भी साथ में एक ही जगह रख दिया, एल्गी के अंदर रख दिया, प्लांटी के अंदर रख दिया, मतलब है ना, प्लांटी के अंदर एल्गी आती है। अभी समझ जाएंगे हम। जो चीज़ अगर एक आधी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो परेशान ना हो, आगे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप, है ना। ये क्लासिफिकेशन लीनियस की बात चल रही है यहाँ से, है ना, यहाँ से लीनियस की बात चल रही है। तो इस क्लासिफिकेशन में हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को भी अलग अलग नहीं कर रहे। जैसे कि फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफिक है और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, इनको भी अलग अलग नहीं कर रहे। जबकि ये कह रहे हैं दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल, जबकि फंजाई और ग्रीन प्लांट्स में तो सेल वॉल भी अलग अलग है। ये कह रहे हैं कि सेल वॉल भी अलग अलग है, जब भी एक ग्रुप में रख दिया। हेट्रोट्रॉफिक है, एक ऑटोट्रॉफिक है, जब भी एक ग्रुप में रख दिया। तो इतने ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में कैसे रख दिया, है ना। ये बात कर रहे हैं जैसे कि सेल वॉल की बात चल रही थी अभी, सेल वॉल भी अलग अलग है, उनको भी एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि फंजाई पे काइटिन की सेल वॉल होती है, और जबकि प्लांट में क्या है? सेलुलोज की सेल वॉल है ना, प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो ये कह रहे हैं फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, जबकि प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi। जब इतने सारे कैरेक्टर्स कंसिडर करे गए, अलग अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एक ही ग्रुप में देख रहे हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में देख रहे हैं, तो अब नीड इनको लगी कि अब एक ऑर्गेनिज्म अलग बना देना चाहिए, सॉरी एक किंगडम अलग बना देना चाहिए जिसमें फंजाई को रख देंगे, है ना। फंजाई को मतलब उनकी जिनकी काइटिन की सेल वॉल होगी और जिनमें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, उनका एक ग्रुप अलग बना दिया। आगे बात करते हैं, एक और ग्रुप बना दिया इन्होंने, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर कह लें बल्कि अच्छा होगा, है ना। जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको मोनेरा के अंदर डाल दिया, है ना। प्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक भी होते हैं मोनेरा के अंदर और वही यूनिसेलुलर भी होते हैं, है ना। मोनेरा और प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर है। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। यहाँ पे यूनिसेलुलर कह रहे हैं क्योंकि अगर सिर्फ यूकैरियोट कहते तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया सभी यूकैरियोट है। इनमें भी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनका ग्रुप एक अलग बना दिया, यानी कि 5 ग्रुप में 2 ग्रुप समझ दिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में क्या था कि अगर प्रोकैरियोट सेल है तो मोनेरा के अंदर आ जाएगा, है ना, और मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर भी होते हैं। अगर यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर होगा। अगर यूकैरियोट यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएगा, है ना। यानी कि यूनिसेलुलर 2 हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अगर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो मोनेरा, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो फिर कौन? प्रोटिस्टा। Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed algae with plants and both having cell wall, with Paramecium amoeba which were earlier placed in the kingdom which lack cell wall। ये कह रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? इन्होंने एक साथ लिया है, ये किंगडम प्रोटिस्टा एक साथ लिया है किस किस को? क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला। क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला जो कि पहले एल्गी के अंदर, प्लांट के अंदर पड़े हुए थे, उनको साथ में रख दिया किसके? पैरामीशियम के और अमीबा के, जो कि पहले किस में थे? एनिमल किंगडम में थे, जिनमें सेल वॉल नहीं होती, है ना। क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला में सेल वॉल होती थी इसलिए उनको प्लांट के अंदर रख दिया था। पैरामीशियम और अमीबा के अंदर सेल वॉल नहीं होती थी इसलिए उनको एनिमेलिया के अंदर रख दिया था। जब प्रोटिस्टा आया तो प्रोटिस्टा में क्या हुआ? तो
प्रोटिस्टा में क्या हुआ, जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। तो क्लेमिडोमोनास भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, क्लोरेला भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, और अमीबा भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। तो इसको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। तो इन सब की वजह से, प्रोटिस्टा की वजह से, ये चारों ऑर्गेनिज्म जो हैं एक ही जगह आ गए। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। इस किंगडम से बनाने से क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म को एक जगह लिया है जो कि पहले किसी अलग अलग किंगडम्स में थे। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हो गया। जैसे कि पहले सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे सेल वॉल है या नहीं, अब कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये कह रहे हैं कि इस टाइप के चेंजेस फ्यूचर में भी हो सकते हैं, जैसे जैसे हम उनको और अच्छे से समझेंगे, है ना, इम्प्रूव करेंगे हम अपना समझना। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके बीच में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, उनके पूर्वज किस तरीके से रिलेट करते हैं, इसको जब समझेंगे तो इसके बेसिस पे भी आगे ऐसा भी हो सकता है कि इन ऑर्गेनिज्म को किसी और ग्रुप में किसी और तरीके से क्लासीफाई कर दे, है ना, किसी को उठा के किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है कि किस ग्रुप में कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो चेंज किया जा सकता है फ्यूचर के बेसिस पे, है ना, अपनी स्टडी के बेसिस पे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, है ना, एट एन टाइम हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल। जैसे जैसे टाइम बीता तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, है ना, क्लासीफाई चेंज होता गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर चेंज होगा, आगे फाइलोजेनेटिक पे भी चेंज हुआ गया है ना। इसी पे चेंज नहीं हुआ, फिलोजेनेटिक, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ पे ही नहीं हुआ, बल्कि फाइलोजेनेटिक बेसिस पे भी हुआ, है ना, जैसे कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। इस चैप्टर में जो है हम किन किन किंगडम्स को पढ़ेंगे, 5 में से 3 किंगडम को पढ़ेंगे, मोनेरा को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे और फंजाई को पढ़ेंगे विटिकर क्लासिफिकेशन के हिसाब से, है ना। द किंगडम प्लांटिया एंड एनिमेलिया कॉमनली रिफर्ड टू एज प्लांटिया एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली डिफरेंट सेवन। ठीक है, जो एनिमेलिया किंगडम है और प्लांटी किंगडम है उसको हमने अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। एक प्लांटी जो कि चैप्टर 3 है और एक एनिमेलिया जो कि चैप्टर 4 है, उसको हम अलग अलग पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 को पढ़ने जा रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। ठीक है, तो